हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नाइस की PT 365 जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की है। तो फर्स्ट पार्ट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें कि मैं यहाँ पे कुछ योजनाओं को डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। तो यहाँ पे मैं आपका जो है अप टू यहाँ पे मैं PM किसान मानधन योजना तक इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो 4 टॉपिक आपके डिस्कस हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से, और इसमें भी आपको बहुत सारे स्कीम्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम से आप जितनी भी रेस्ट ऑफ द स्कीम बच गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के ही तहत इसको जो स्टार्ट किया गया था तो उसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले। लेकिन इससे आप लोग को काफ़ी चीज़ें पता चलेगी और एग्रीकल्चर की भी बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी। प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग को ये सारे टॉपिक्स में से देखने को मिले, और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकती है उसकी भी आइडिया मैं आप लोग को यहाँ पे फ्रेम करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल फर्स्ट लेसन आप लोग देख चुके हो तो उससे रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चंस पूछना बनता ही है, और आप लोग का आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बेसिक 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फर्स्ट है कि आपको यहाँ पे बतानी है कि जो PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि PM किसान मोबाइल ऐप भी है। तो ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था ये कब लॉन्च किया गया था, किस ओकेजन में लॉन्च की गई थी, ये भी आपको बतानी है। जिसमें कि फार्मर्स जो है अपने एप्लीकेशन के स्टेटस देख सकते हैं, अपडेट्स देख सकते हैं, और कोई भी अगर उनको आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी करेक्शन करानी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और उनके बैंक अकाउंट में कितना सरकार के द्वारा क्रेडिट किया गया वो सारी चीज़ें और सारी हिस्ट्रीज भी वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक PM किसान मोबाइल ऐप है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही सेकंड आपको यहाँ पे बतानी है कि ये कौन सी स्कीम की ऑब्जेक्टिव है। मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं दी हूँ कि टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एक आपकी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको बताना है कि कौन से स्कीम की ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है कि आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसमें कि लैंड रिकॉर्ड को उन्होंने वेब पोर्टल ऑफ PM फसल बीमा योजना के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो कौन सी स्टेट ने ऐसे करी है। और फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, इसके तहत एंट्री एज क्या है और मिनिमम मंथली पेंशन कितनी दी जाएगी, इस दोनों के बारे में आप लोग को बतानी है। ठीक है, तो ये बेसिक 4 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे कोशिश की रही हूँ कि चारों जो आपकी स्कीम्स को डिस्कस करी थी उन चारों से बेसिक क्वेश्चंस मैं पूछी हूँ। अब आती हूँ आज के लिए कुछ नई आर्टिकल्स। स्टार्ट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ। और यहाँ पे है कृषिनोन्नति योजना। हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी उन्नति के लिए यहाँ पे आपकी योजना है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि हरित क्रांति लाने की बात की गई है। रिवोल्यूशन में क्या होता है, मीन्स क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन लाना है। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब कि बहुत सारे चीज़ों को रिफॉर्म करना है। एक नया आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और बहुत ही अरेंज्ड वे में होगा, बहुत ही मैनर्स वे में होगी, और यहाँ पे हर एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से टैकल किया जाएगा। और इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी एक बेटर तरीके से यहाँ पे टैकल की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जब मैनेज की जाती है, इसके लिए प्लान जब बनाया जाता है ना, तब हम लोग उनको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रिवोल्यूशन मतलब कि कुछ नया आना, कुछ तो नया आपको देखने को मिलेगा जो कि उस समय के लिए, यानी कि अगर आज की डेट में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कह रहे हैं, यानी कि आज के लिए जो हम लोग का इंडिपेंडेंस था 1947 में जब हम लोग ने इंडिपेंडेंस लाई थी, तो उस समय आपका रेवोल्यूशन जो आया था और आज की डेट में आप रेवोल्यूशन देखोगे तो इसमें काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि 70 साल बीत चुके हैं जब से हम लोग जो है आज़ाद हुए। तो 70 साल के बाद तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुकी है। आज की डेट में आप लोग देखोगे कि हम लोग अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इवन हम लोग रोबोट की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं। तो हमारी जो बातें करने के तरीके, हमारा जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। तो अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है, तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो बात है वो कहीं ना कहीं आज भी वही वैसे ही चलते आ रहा है। आज भी हमारे यहाँ किसान जो है गरीब थे, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी थे। आज भी हमारे किसान जो है सबसे ज़्यादा परेशानी वही लोग झेलते हैं। अगर कोई भी आपदा आती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले जो है उन्हीं का गला कटता है। तो आज की भी डेट में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कोरोना वायरस है, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो हमारे देश के गरीब और हमारे देश के जो किसान हैं वो झेलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें आज की भी डेट में आते चले आ रही है। हमारे यहाँ 70 साल बीत गए हैं हमारे आज़ाद हुए, लेकिन ये 70 साल में क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि नहीं बदली है, तो उसके लिए रिवोल्यूशन लाना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो है ना टाइम के अकॉर्डिंग बदलते जाती है, और कुछ क्या काफ़ी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग बदलती है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप लोग भी जानते होंगे। तो परिवर्तन करना ज़रूरी है, लेकिन परिवर्तन एक आपका ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस होनी चाहिए, एक अच्छी चेंजेस होनी चाहिए जो कि सबके लिए यहाँ पे विकास का हो, ठीक है। तो ये तो हुई ग्रीन रिवोल्यूशन पे भाषण। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या
है इसकी। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक एग्रीकल्चर और जो इसकी अलाइड सेक्टर है, अलाइड सेक्टर कहने का क्या मतलब होता है, अलाइड सेक्टर के एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है, मान लीजिए कोई एक फार्मर है तो वो खेती कर रहे हैं, खेती तो कर ली, अब 24 घंटा तो खेती नहीं कर सकते, उसके साथ साथ उनके पास टाइम भी है, तो वो क्या करेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट पे भी ध्यान देंगे, वो क्या करेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी उगाने का काम करेंगे, उनके पास पोल्ट्री फार्म भी होगा। तो बहुत सारी ऑप्शन जो है ना ऐसे भी आपका ओपन हो जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो फार्मर जो है ना अपना किसी तरीके से टाइम को मैनेज करके ना और भी क्षेत्रों को बढ़ाते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि सोर्सेज ऑफ इनकम जो है आपकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है। और फार्मर्स के लिए भी यही चीज़ है कि एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ जो अलाइड सेक्टर्स है उसको डेवलप करना है, और एक हॉलिस्टिक और साइंटिफिक मैनर में, यानी कि पूरे तरीके से, ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को यहाँ पे ध्यान में रखे और किसी सेक्टर को यहाँ पे छोड़ दिए, तो ऐसा काम नहीं करना है। एक हॉलिस्टिक होगा और बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक मैनर में, जिससे कि हमारे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो सके। अब हमारे पीएम मोदी जी का यहाँ पे सपना है कि 2022 तक जो है हमारे जितने भी किसान लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, उनकी यहाँ पे इनकम जो है डबल होनी चाहिए। तो ये भी एक उनका फंडा है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लाया जा रहा है कि फार्मर्स की इनकम तो डबल होनी चाहिए। अब डबल कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बेटर कर सकते हैं। तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बेटर होगी तो इससे क्या होगा ना कि फार्मर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो क्रॉप अच्छी अच्छी फसल अच्छी होगी और फसल की यील्ड ज़्यादा होगी, तभी तो उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को करके क्या करना है, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर और इसके साथ अलाइड सेक्टर्स को हम लोग को डेवलप करना है। ये अगर डेवलप हो जाएगा तो हमारी फार्मर्स की जो इनकम है वो अपने आप डबल हो जाएगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि बात क्या की जा रही है। बेसिकली यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कृष्णौती योजना के बारे में। तो कृष्ण बोल रही हूँ, मतलब कि किसान की उन्नति के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में सैलेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है। अब आप लोग देखे होंगे कि पीएम मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हर एक सेक्टर में अम्ब्रेला स्कीम लेकर आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे डिजिटल सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में वो क्या कर रहे हैं ना कि अम्ब्रेला स्कीम लेकर आ रहे हैं। अब अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला स्कीम मतलब कि एक पूरी तरीके से बड़ी स्कीम, जैसे आप छाता देखते हो ना, ये छाता क्या करती है कि आपको हर एक तरीके से चारों ओर से प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इस तरीके का एक स्कीम लाया जा रहा है जिसमें कि हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट में अपने तरीके से जो है ना वो छोटे छोटे इसमें और भी सब स्कीम होंगे, और सब स्कीम के तहत जो है इस बड़े स्कीम को जो है ना एक बड़े स्कीम को एक बड़े टाइम तक के लिए, यानी कि 5 साल 10 साल में इस स्कीम का जो भी मोटिव है उसको पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है, ये किसान की उन्नति के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम लाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है और भी बहुत सारे स्कीम होंगे जो कि हम लोग आगे देखने वाले, उसके तहत ही हम लोग किसान का उन्नति कर सकते हैं। तो जैसे हेल्थ सेक्टर में भी आप लोग देख रहे हो कि आयुष्मान भारत है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हर एक सेक्टर में देखने को मिल रही है कि ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, सब स्कीम्स होते हैं, जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन करके अल्टीमेटली क्या होगा कि एक फाइनल हम लोग जो है अप्रोच में आ जाएंगे। यहाँ पे अम्ब्रेला स्कीम आप लोग कह सकते हो कि ये टॉप लेवल पे है, इसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारे स्कीम देखने को मिलेगा, ऐसे सब स्कीम होता है। और हमारे मोदी जी का क्या यहाँ पे टारगेट है कि बॉटम अप अप्रोच लेकर चलना है, यानी कि नीचे के सारे तत्वों को ध्यान देना है, बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कराना है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारे मेन स्कीम का यहाँ पे मोटिव होगा, एम होगा, वो तो अपने आप पूरी हो जाएगी। सारे संसार को, सारे संसार को नहीं, हमारे कंट्री के सारे लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें जो इस स्कीम से रिलेटेड जितनी फैसिलिटी है वो सब कुछ उनको मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर, इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंक्लूजन है। अब एग्रीकल्चर, सबसे पहले अगर मैं बात पूछूँ एग्रीकल्चर ये किस आपकी जो है यूनिट में आती है, सेंट्रल यूनिट में है, स्टेट लिस्ट में है, या फिर आप लोग कहोगे कि कंकरेंट लिस्ट में, तो कौन से लिस्ट में जो है यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर आता है, तो ऑब्वियस है एग्रीकल्चर जो आती है वो स्टेट लिस्ट में आती है। तो यहाँ पे बिना स्टेट को इंक्लूड किए हुए कैसे ये वाली स्कीम जो है आपकी पूरी हो सकती है, कभी भी इस स्कीम का मेन पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग को पता है कि हर एक स्टेट में जो है अलग तरीके के किसान की प्रॉब्लम होती है। कोई स्टेट के किसान जो है उनकी कंडीशन अच्छी है, किसी स्टेट के किसान की कंडीशन बद से बदतर है, तो ये कौन जानता है, ये तो उस स्टेट के सरकार जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बिना जो है स्टेट को इंक्लूड किए हुए ये आपका जो है कभी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं हो सकता। इस तरीके की जो एग्रीकल्चर वाली जो स्कीम होती है ना, ये मोस्टली आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम हम लोग कौन सा देखे थे, जब यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये बेरा उठाती है कि चलो ठीक है हम फार्मर्स को पैसे देंगे, हम फार्मर्स को पेंशन देंगे, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि वो सारी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। देखिए यही चीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इतना प्रेशर करके आप लोगों को बता रही हूँ। कंसेप्ट क्लियर रखो, एक स्टोरी टेलिंग के जैसा जो है अपनी चीज़ों
को समझने का कोशिश करो तो कभी भी किसी स्कीम में जो है ना कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल का भी फंड होगा और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करेगी। इम्प्लीमेंटेशन कब से हो रहा है? तो 2016-17 में। अब इसमें आप देखोगे कि 11 स्कीम है, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर छोटे छोटे स्कीम होते हैं। 11 स्कीम है, तो 11 स्कीम भी देख लेते हैं कि हर एक सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले कि मिशन है, जिसमें कि हम लोग हॉर्टिकल्चर को इसमें इंटीग्रेट डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप किसको करना है? तो हॉर्टिकल्चर को करना है। यहाँ पे हॉलिस्टिक ग्रोथ होगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर का। सेकंड है कि यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, यानी कि फूड सिक्योरिटी यहाँ पे लेकर आना है, जिसमें कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स है और ऑयल पाम है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे यहाँ जो राइस है, वीट है, पल्सेस है, कोर सीरियल्स है, ऑयल सीड्स है और कमर्शियल क्रॉप है, इन सब की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। वो भी कैसे? तो यहाँ पे एरिया को एक्सपेंड करके, मान लीजिए कि पहले 1 हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी, तो अब थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है, इसको 1.5 हेक्टेयर में लेकर आना है। साथ ही यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिस्टोर करना है। अब सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर कैसे होगा? कैसे हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब नहीं होने देंगे? तो पानी का इरिगेशन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। यानी कि आप लोग भी ये सुने होंगे कि हमारे मोदी जी का ये नारा था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन होती है, जिसमें जहाँ पे फसल है वहीं पे आपका पानी जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होती है। अब वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगी और आपका ओवर इरिगेशन नहीं होगा, तो इससे जो सॉइल है ना, फर्टिलिटी कहाँ होता है? सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर में फर्टिलिटी होती है। तो जब यहाँ पे आपका फर्टिलिटी, आपका सॉइल के ऊपर जब पूरी पानी पड़ेगी, तो पानी से क्या होता है ना कि सॉइल जो है ना, अपर लेयर ऑफ सॉइल वो यहाँ पे डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जब अपर लेयर ऑफ सॉइल डिस्प्लेस हो रहे, तो इट मीन्स कि उसके साथ फर्टिलिटी भी सॉइल की जा रही है। तो यहाँ पे इसलिए ओवर इरिगेशन को मना किया जाता है। सेकंड थिंग क्या होती है कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा जो है ना, फार्मर्स को पता नहीं होता है कि फर्टिलाइज़र कितना इस्तेमाल करना है, उनकी सॉइल हेल्थ कैसी है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। अब फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में क्या होता है? एनपीके रेशियो होती है। अब ये एनपीके रेशियो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये इसको समझो, क्योंकि ये है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और आपका क्या है? पोटाशियम। ठीक है, तो ये आपका एनपीके रेशियो होता है। तो एनपीके रेशियो कितना किसी फर्टिलाइज़र में होता है, कितना यहाँ पे सॉइल में होता है, इसी को रेशियो देखकर जो है ना आपका फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? तभी तो सरकार यहाँ पे लेकर आई है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये भी हम लोग पढ़े थे। सॉइल हेल्थ कार्ड जो लाया गया है, जिसमें कि फार्मर्स को बताया जाएगा कि आपके सॉइल का हेल्थ कैसा है, उसमें नाइट्रोजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें फॉस्फोरस ज़रूरत है कि नहीं, उसमें आपकी जो है पोटेशियम की ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ें फार्मर्स को बताया जाएगा। तभी फार्मर्स उस तरीके से जो है ना सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए उस तरीके का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ये है कि सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करना है, साथ ही हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव करना है। अब हम लोग एरिया को एक्सपेंड करेंगे, सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये सारा काम करना है, और ये काम किस में करना है? जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हम लोग जो है, जो हम लोग एकदम शान से कहते हैं कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और 2027 के बाद तो ये वर्ल्ड बैंक की नहीं, किसकी रिपोर्ट थी मैं भूल रही हूँ, देखिए ये एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी। अच्छा, मैं बता दूंगी नेक्स्ट लेसन में। 2027 के बाद कहा गया था कि चाइना को भी हम लोग सरपास कर देंगे और वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। तो इतनी आबादी है हमारे यहाँ, तो इतनी आबादी को खिलाना भी तो है, फूड सिक्योरिटी भी तो लेकर आना है। यानी कि हमारे यहाँ जो इतनी भूखमरी है, हमारे यहाँ हंगर भी है, पॉवर्टी भी है, तो इस सारी चीज़ों को कम करने का किससे किया जा सकता है? तो फूड सिक्योरिटी से किया जाता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। थर्ड स्कीम कौन सी है? तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखिए, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई, एकदम मुद्दे की बात कहा गया है। सस्टेनेबल तो हर चीज़ में हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल का मतलब ही होता है ना कि अगर आज आप इस धरती पे हो तो आपको क्या करना है कि आपने जो है अच्छी वायु भी आपको चाहिए, जैसे कि आप अच्छे हेल्थ आपकी रहे। सुबह सुबह जब आप रनिंग पे जाते हो तो आपको क्या चाहिए कि हाँ, ऐसा सांस ले और ऐसी हवा हो जिसमें कि आप एकदम फ्रेशनेस फील करो, ताजगी हो, आपके मसल्स थोड़े और स्ट्रांग हो, बोन्स स्ट्रांग हो। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। पीने के लिए आपको स्वच्छ पानी चाहिए, खाने के लिए आपको जो है पूरी तरीके से खाना वगैरह चाहिए, और आपको इकोसिस्टम भी अच्छा चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सस्टेनेबल है, यानी कि आपको आज के डेट में नेचुरल रिसोर्सेज तो सारी चीज़ें मिल रही है। नेचुरल रिसोर्सेज मिल रही है, इट मीन्स कि आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। तो आपकी तो पूरी हो गई, लेकिन आपके आने वाले जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे आएंगे, उनको भी तो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ना, उनको भी तो ये नेचुरल रिसोर्सेज और उनकी बेसिक एमिनिटीज़ पूरी होनी चाहिए। तो इस तरीके का हम लोग को एग्रीकल्चर करना है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि आज ही खाए पिए और समेट लिए और चल दिए, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले कई पीढ़ी है जिनको कि एक अच्छे तरीके से उनको भी सारी एग्रीकल्चर की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये वाली बातें यहाँ पे कही जा रही है कि हम लोग को ना एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। इट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। एक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सॉइल हेल्थ का जो यहाँ पे फंडा लेकर आया है ना सरकार, मुझे तो
पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही जो भी रिसोर्स है ना उसको हम लोग को कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के साथ सिनर्जाइज करनी चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग को रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? विंड, हम लोग यहाँ पे आप लोग फोकस देख रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है कि नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल लगाने के लिए भी सरकार कितना अच्छा जो है आप लोग को एक स्कीम दे रही है कि आप लोग अपने घर पे भी, छत के भी, अपने घर के रूफ में भी अगर सोलर पैनल लगाते हो तो आधा खर्चा जो है सरकार ही उठा लेती है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने घर पे इस प्लानिंग को अभी इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। हालांकि कर ही रही थी लेकिन लॉकडाउन हो गया, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ही रही थी। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, सरकार बहुत अच्छा यहाँ पे आपको हेल्प करेगी कि सोलर पैनल जो होता है ना वो आप अपने छत पे लगाओ, और आधे जो खर्चे होते हैं ना वो यहाँ पे सरकार उठा लेगी, और इलेक्ट्रिसिटी भी आपका दिन भर चार्ज होकर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी, तो काफ़ी उमदा बात हो जाएगी, है कि नहीं? बिल भी कम देना पड़ेगा। तो कोई नहीं चलिए, ये बात तो है ही। बाकी यहाँ पे जो है आप लोग देखते हो कि विंड एनर्जी पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी तो ओशन एनर्जी भी एक न्यू टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही है कि हम लोग ओशन से भी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो है ना अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे बचाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोल तो एक जगह हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, दूसरी जगह हमारे एयर पॉल्यूशन बढ़ा रही है, तो दिक्कत और बढ़ा रही है। तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा? जो एक जगह हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, दूसरी जगह वही हम लोग को नुकसान हो रहा है। एक जगह तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेकर जो है हवा वगैरह में रहकर जिंदा रह रहे हैं, और दूसरी जगह हम लोग सांस लेकर ही मर जा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा? इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। फोर्थ, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, यानी कि एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एक्सटेंड करना। इससे क्या है कि जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है स्टेट और लोकल बॉडीज़ में, उसको और ज़्यादा मजबूत करना है, जिससे कि हम लोग पर्टिकुलर फूड सिक्योरिटी पे ध्यान रख सके। एग्रीकल्चर पे इसलिए इतना सरकार फोकस करती है ना, और यूपीएससी का इतना फेवरेट ये आपका टॉपिक इसलिए है ना, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे उसके बाद से फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा नारा लगने लगा। फूड सिक्योरिटी हमारी सबसे बेसिक नीड हुई। आप लोगों को पता है कि आज़ाद होने के बाद जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी, हर एक चीज़ बर्बाद हो गए थे। ब्रिटिश जी जो है हम लोग को पूरा कुचल के चले गए थे। तो सबसे पहला जो फोकस किया गया था वो फूड सिक्योरिटी पे फोकस किया गया था। साथ ही हम लोग को फार्मर्स को और ज़्यादा एम्पावर करना है। एम्पावर करना ही है वो होगा, जब तक हम लोग फार्मर्स को यहाँ पे सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को फूड सिक्योरिटी का जो डिमांड है वो पूरा नहीं होगा। साथ ही जो प्रोग्राम प्लानिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, आईसीटी का यूजेज करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे जिसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे। साथ ही सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल है। सीड्स बीज वगैरह है, प्लांटिंग मटेरियल है, इसके ऊपर भी आपका मिशन है। इससे क्या है कि हम लोग जो सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड्स, समटाइम्स ऐसे होता है कि फार्मर्स को ना बीज जो मिलते हैं ना वो बहुत बेकार क्वालिटी के मिलते हैं। अब बीज बेकार आप लगाओगे बेकार क्वालिटी का, और चाहोगे कि प्रोडक्शन आपका अच्छा हो, यील्ड आपका बढ़ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, खेती वगैरह अच्छा चाहिए, आपको जो है खाने वगैरह क्रॉप्स वगैरह अच्छे चाहिए, तो इसके लिए आपको क्वालिटी सीड्स लगानी होगी। सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है ये भी बढ़ाया जा रहा है, अपग्रेड करने की बात की जा रही है। जो फार्म सेव्ड सीड्स है ना इसकी क्वालिटी, यानी कि जो फार्मर्स में यहाँ पे आपका जो बीज है इसकी क्वालिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी स्कीम्स है जिसके बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, समटाइम्स क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे पॉज करके जब प्ले करती हूँ तो प्ले होता नहीं है और मैं बोलते जाती हूँ, फिर जब पॉज करने का टाइम होता है तो उस समय पॉज करती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा अब ये प्ले हो गया, तो मैं पिछले कितने देर से बोल रही थी और कब से ये वीडियो पॉज में था और मैं बोले जा रही थी, ये कभी पता ही नहीं चलता। तो इस चीज़ का मैं खास ध्यान रखती हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सब मिशंस ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यानी कि एग्रीकल्चर में हम लोग को मशीन का इस्तेमाल करना है। जैसे देखते हो कि आप लोग इंडस्ट्री में जो मशीन का इस्तेमाल होता है तो इससे क्या होती है ना कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें की जो प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी जो रेट्स है वो बढ़ जाती है। कम टाइम में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। तो वही चीज़ क्यों ना हम लोग एग्रीकल्चर में भी इनपुट कर दें। हमारी जो फार्मर्स की रिच है वो मैकेनाइजेशन तक होनी चाहिए। हम लोग को कस्टम हायरिंग सेंटर्स को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें कि हमारी यहाँ पे जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है और हाई कॉस्ट है ना, इसके कारण क्या होता है कि एडवर्स इकोनॉमिक स्केल हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आपका जो हाई कॉस्ट है और स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ये सारी चीज़ों के कारण फार्मर्स की जो है ना यहाँ पे वो लोग कमाते नहीं है, वो लोग को और यहाँ पे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हैप्पी सीडर है। हैप्पी सीडर एक आपकी जो है यहाँ पे क्या है कि क्रॉप कटिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग की जो है आपको ये देखने को मिलेगा एक व्हीकल है। ये क्यों इस्तेमाल करना है? जैसे कि आप लोग स्टबल बर्निंग देखते हो, क्या होता है कि जो हार्वेस्ट होती है, यानी कि ये जो खरीफ क्रॉप का जब हार्वेस्ट किया जाता है इस समय तो खरीफ क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग होती है ना,
तो उस समय क्या होता है कि रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो इस समय ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खरीफ क्रॉप के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो क्या होता है ना कि फार्मर्स जो है ओपन फील्ड में ही वो अपना पूरा जितना भी वेस्टेज होते हैं क्रॉप का, जब वो काट के जो भी वेस्टेज होता है बाई प्रोडक्ट होता है उसको ओपन गार्डन में ही वो उसको जला देते हैं। उससे क्या होता है एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हैप्पी सीडर करके एक आपकी व्हीकल आती है जिससे कि बहुत ही अच्छे से कटाई भी हो जाएगी और फील्ड आपका फ्रेश भी हो जाएगा वापस से दूसरे आपके सीज़न के क्रॉप लगाने के लिए भी। तो सरकार को ये मैकेनाइजेशन देनी चाहिए, मशीन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए कि फार्मर्स जो है इस तरीके का मशीन को यहाँ पे इस्तेमाल करें। सब मिशन जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट क्वारंटाइन के लिए। अब ये तो प्लांट क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो हम लोग भी क्वारंटाइन में है कि नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए। यहाँ पे क्या है ना कि जो लॉस होती है क्वालिटी का और जो एग्रीकल्चर क्रॉप की जो यील्ड का लॉस होता है ना उसको कम से कम करना है। साथ ही एग्रीकल्चर बायो सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना है, यानी कि हम लोग को इतना ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करना है ना कि हम लोग अपने कंट्री के जितने ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस हमारे यहाँ जो है दर्जनों भर जो है बच्चे हैं उनकी यहाँ पे पेट भर जाए और साथ ही साथ हम लोग बाहर वालों को भी पेट भरवा दें, है ना मज़े की बात। साथ ही यहाँ पे हम लोग को जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको भी प्रमोट करना है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम लोग को अच्छे अच्छे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना उसको सीखना चाहिए। अब आप लोग को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ कि इजराइल की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इजराइल की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर टेक्निक है आप लोग को बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग भी सीखते हैं क्योंकि हमारी इंडिया और इजराइल की जो दोस्ती है बहुत ही अहम है। हम लोग यहाँ पे अपने दोस्ती का 25 साल 50 साल भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया, 25 साल सेलिब्रेट किया आई थिंक। तो बहुत ही अच्छी हमारी दोस्त है। तो इसराइल हमें टेक्निक भी बताता है कि कम पानी या बिना पानी के भी हम लोग टोमेटो को कैसे जो है उसकी फसल लगा सकते हैं और काफ़ी टेक्निक ऐसी मिलती है। तो हम लोग को इस तरीके का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। दूसरे कंट्री इस तरीके की कंट्री से तो ज़रूर सीखना चाहिए। वैसे हम उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास उतना ज़्यादा वाटर नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम इन सारी कंट्रीज़ को होती है, लेकिन हमारे पास तो इस सारी चीज़ों की कमी नहीं है। हमारे पास वाटर भी अच्छा है, धूप की कृपा भी है, सूरज भगवान की कृपा भी रहती है, साथ ही और सारी चीज़ों का क्या ही कहना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो एक और है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। इस बार एग्रीकल्चर सेंसस निकल कर आया है। आपको ये बताना है कि एग्रीकल्चर सेंसस जो है ना कितने ईयर के डिफरेंस में होता है। जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस 10 साल में होती है तो एग्रीकल्चर सेंसस कितने बीच में होती है ये बताना है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक है, यहाँ क्या है कि एग्रीकल्चर सेंसस होना चाहिए। सेंसस से ही पता चलता है कि कितने फार्मर्स इंक्लूड है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, फार्मर्स लॉस में तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सेंसस से पता चलती है। साथ ही यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कितना कल्टिवेशन हो रहा है प्रिंसिपल क्रॉप्स का, साथ ही यहाँ पे रिसर्च वगैरह स्टडीज़ हो रही है कि नहीं एग्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर एक अच्छा खासा रिसर्च होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है, इस स्कीम के अंदर है। साथ ही इंटीग्रेटेड स्कीम है जो कि एग्रीकल्चर कॉपरेशन। अब यहाँ पे कॉपरेशन की बात की जा रही है, यानी कि फिनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन जो भी कॉपरेटिव होगी, कॉपरेटिव की होगी, उसको हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और जो रीजनल इम्बैलेंस है, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो आपका इम्बैलेंस है ना, यानी कि मान लीजिए कि तेलंगाना में जो एग्रीकल्चर की फार्मर्स की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, बिहार की फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों कंट्री एक दूसरे को हेल्प करेंगे, यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है तेलंगाना बिहार की सरकार को। और यहाँ पे क्या होगा ना कि बिहार की जो सरकार का यहाँ पे बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, क्रॉप अच्छे नहीं है, तो कुछ टेक्निक भी बता देंगे, तो इससे भला हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो है इस टेक्निक से अगर कुछ फ़ायदा होता है बिहार वाले को तो बिहार वाले भी कुछ फ़ायदा कर देंगे तेलंगाना के। तो इस तरीके से कॉपरेट करके जो है ना यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर कॉपरेशन लाया जा रहा है। फिर इंटीग्रेटेड स्कीम है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। अब यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसमें क्या है कि खेती करना है, इरिगेशन अच्छे से करना है, सॉइल की फर्टिलिटी का ध्यान रखना है, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, इतने सारी चीज़ पे बात करें। लेकिन व्हाट अबाउट मार्केटिंग? जब तक मार्केटिंग नहीं है तब तक तो ये इसका आउटपुट मिला ही नहीं ना। तो मार्केटिंग पे बेसिक ध्यान देना, और सरकार अब मार्केटिंग पे जाके ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, उसको प्रोवाइड करना है। साथ ही जो इनोवेटिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं बोली ना इसराइल से सीखना चाहिए, बहुत ही मास्टर है इस चीज़ में, तो इसराइल से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए। कुछ और भी अपने, अब हमारा दिमाग तो खतरनाक है, इंडियंस तो ऐसे भी खतरनाक होते हैं, तो हमें क्यों ना कुछ इनोवेटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। साथ ही जो मार्केट है उसको इंटीग्रेट करना है, वो भी कैसे, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होना कि फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पे भी आप ध्यान देना है। अब अगर हम लोग डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर को ऑनलाइन नहीं लेकर आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की यहाँ पे मार्केटिंग ऑनलाइन नहीं हो रही है, तब तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है और ये ए है,
यानी कि इसके बाद BCD आने की भी संभावना है। तो ये नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान है। इसमें क्या है, जो फार्मर्स की एक्सेस होगी ना इन्फॉर्मेशन की, सर्विसेज की, तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा और टाइमली उनको अवेलेबल कराया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा फार्मर्स का वो उनको दिया जाएगा कि किस तरीके से वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। अब देखिए होता क्या है कि एग्रीकल्चर इसमें क्या है, फार्मर्स बेचारे क्या होते हैं कि ये थोड़े नादान होते हैं, यानी कि इनको अपना दिन भर क्या होता है ना कि खेती वगैरह करना है और कुछ नहीं इनका होता है, ठीक है। 24 घंटे में ये बस अपने खेती के बारे में सोचते हैं, किसी तरह थोड़ा बहुत इनकम आ जाए तो इनका घर चल जाता है। इनको ना ही पता होता है कि सरकार इनके लिए क्या कदम उठा रही है, ना ही इनको पता होता है कि इनके लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है ना कि लोग होते हैं जैसे आशा वर्कर्स हो गए या फिर आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, तो ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि घर घर जाके बताते हैं, फार्मर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि सरकार आपके लिए ये वाली स्कीम लेकर आई है, आप इसमें इनरोल हो जाओ, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रोडक्टिविटी इस तरीके से बढ़ सकती है, आपको ये काम करना होगा तो ऐसे हो सकता है, आपको 6,000 दिया जा रहा है या फिर आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको पता चलता है ये सारे लोगों से। तो ये हो गया आपको। इसमें अब क्या बातें की जा रही है कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फार्मर्स को देनी चाहिए कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ओके, तो ये तो बात हो गई पूरा बेसिक से, मैं इसलिए आपको समझाई हूँ क्योंकि किसान की किस तरीके से उन्नति हो सकती है ये A to Z बात इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। कोई भी ऐसी पॉइंट जो आपको लगे कि इस योजना में छूट गई हो और इस रेवोल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब आते हैं इसी के अंदर है आपकी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब एक एक करके सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में थोड़े कैश क्रॉप वगैरह होते हैं, महंगे महंगे क्रॉप होते हैं। अब इसकी ऑब्जेक्टिव की बात कर ले। इतना टाइम मैं इसलिए लगाई आपको वो सिर्फ योजना समझाने में क्योंकि अब हम लोग इसी का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो जब आप लोग प्राइमरी फंडामेंटल चीज़ समझोगे नहीं तो फिर आगे की सेकेंडरी क्लास को कैसे समझोगे, ठीक है। तो बोलिएगा मत कि मैम आप तो एक स्कीम में आधा घंटा लगा देते हो, एकदम फालतू पढ़ाते हो। तो ऐसी बात नहीं है, मेरा बेसिक फंडा था कुछ समझाने का। चलिए आइए अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्वियस है कि बात कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट, तो बात तो यहाँ होगा कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर को हम लोग को डेवलप करना है, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और हॉर्टिकल्चर में क्या आती है, तो बैम्बू है, कोकोनट है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। एक बार पूछा गया था ना कि MSP के अंदर जो 23 क्रॉप्स है इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से क्रॉप जो है ये MSP के अंदर सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करती है। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी थी सरकार ने, UPSC ने काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी थी और उसमें से निकालना था कि कौन कौन से क्रॉप में यहाँ पे MSP दिया गया था। तो वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि स्मार्ट गेसिंग होते हैं, आपको जो है थोड़ा दिमाग लगा के करना होगा कि सरकार किसके ऊपर MSP दे सकती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी तरीके से ये भी ना पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में आपका स्पेशली कौन कौन से जो है क्रॉप वगैरह को इंक्लूड किया गया है। तो ये है बैम्बू और कोकोनट। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो हम लोग पढ़े थे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ 10,000 बनाने की बात की जा रही है इस बार बजट में। तो ये जो बनाया जाएगा ना इसमें क्या है कि फार्मर्स को भी एग्रीगेट करना है, तो फार्मर्स को यहाँ पे इंकरेज करना है कि वो यहाँ पे फार्मर्स और प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ये ज्वाइन करें। साथ ही यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, फार्मर्स की इनकम इससे और ज़्यादा बढ़ पाएगी, स्ट्रेंथ हो पाएगी, हमारी कंट्री में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ना वो प्रोवाइड हो पाएगा। अब क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हंगर और पोवर्टी तो है ही, उसके साथ साथ हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन है, और माल न्यूट्रिशन का केस किस पे दिखता है, विमेन और गर्ल्स में ज़्यादा दिखता है, कुपोषित होती है बेचारियाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, जस्ट जोक अपार्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, बस पेट भरने पे फोकस करते। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने कैलोरीज पे ध्यान दीजिए, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि लंच हो गया, लंच में एकदम पेट में ठूस के खा लिया और पेट एकदम भर गया, बस हो गया मेरा लंच खत्म। नहीं, लंच में आप कितना खा रहे हो, जो एक दिन का आपको 1800 कैलोरी लेनी है, तो वो कैलोरी आप लोग पूरे दिन भर में पूरा कर रहे हो कि नहीं, ये मैटर करती है। उसमें आपकी विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे यहाँ पे फोकस करना है, साथ ही प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करना है। अब ये कैसे होगा, जर्म प्लाज्म के द्वारा होगा, प्लांटिंग मटेरियल और वाटर यूज़ एफिशिएंसी। पानी को तो बहुत ज़्यादा बर्बाद करें तभी तो हमारी ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो और ज़्यादा नीचे नीचे चले जाती है, तो पानी का अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करना है। और ये माइक्रो इरीगेशन में ही आपका ड्रिप इरीगेशन आता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट करनी है।
अब यहाँ पे क्या है ना कि फार्मिंग में ना सिर्फ ऐसा कहता है कि किसान का बेटा ही किसान बनेगा, तो ऐसा वाला सीन हो जाता है। कोई भी अपने यहाँ से, आप लोग क्या फार्मर्स बनना चाहते हो? आप लोग कभी चाहते हो कि खेती करो या फिर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स में आप लोग इंगेज हो जाओ? ऐसा तो आप लोग नहीं चाहते हो। तो हमारे यहाँ का ये एम्बिशन नहीं है, और काफ़ी लोग तो अब इस सेक्टर को छोड़ के दूसरे दूसरे सेक्टर में भी हाथ जमा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इनकम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी लेकर आना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप लोग जो चलते आ रहा है ट्रेडिशनल वे उसी को इस्तेमाल करो। स्किल मतलब कि कुछ इनोवेशन लेकर आओ, कम टाइम में आप लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाओ, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करो। तो ये सारी चीज़ें करोगे ना तो अच्छा रहेगा, और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और फ़ायदा भी होगा लोगों को। साथ ही यहाँ पे सैलियन फीचर्स की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि 2014-15 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें कुछ सब स्कीम भी है और कुछ एरिया ऑफ ऑपरेशन है कि कहाँ कहाँ पे इस तरीके के हॉर्टिकल्चर को डेवलप करनी है। तो सबसे पहले नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, जिसको NHM भी कहते हैं। इसमें क्या है कि हॉलिस्टिक ग्रोथ करना हॉर्टिकल्चर सेक्टर का। और इसके बाद है हॉर्टिकल्चर मिशन है नॉर्थ ईस्ट के लिए और हिमालयन स्टेट के लिए। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है क्योंकि टेरेन वगैरह है, काफ़ी हिमालय वगैरह है, तो प्रॉब्लम है इस जगह पे। नॉर्थ ईस्ट की रीजन आप देखोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट की भी कमी है। तो सरकार अब इस पर स्पेशली फोकस कर रही है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में आपकी आ जाएगी मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट जो है आ जाएगी। यहाँ पे क्या है कि एक टेक्नोलॉजी मिशन है, जिसके अंदर मेन फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पे प्रोडक्शन करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें कि आप यहाँ पे ना ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो, ना ही ज़्यादा यहाँ पे आप लोग जो है ना फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो। ये पेस्ट रेसिस्टेंस फार्मिंग भी होती है कि इसमें बीज में ऐसे होते हैं ना कि इसमें आपका जो है ज़्यादा कीड़ा वगैरह लगते नहीं है, और इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और ऑर्गेनिक होती है कहने का मतलब है कि प्योर है, इतना ज़्यादा इसमें केमिकल का इंक्लूजन नहीं किया गया। जितना ज़्यादा आप किसी क्रॉप को उगाने में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो, उतना ज़्यादा वो क्रॉप जो है ना प्योर नहीं रहता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है ना फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इनकम भी उनकी बढ़ेगी, और इसकी जो चर्चा है वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि हमारे कंट्री की कौन सी ऐसी एकमात्र स्टेट है जिसको आज के डेट में ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है। एक इफ़िशिएंट वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए। पानी का ऐसा नहीं है कि बस पानी से ही सारी क्रॉप्स फलती फूलती है तो पूरा पानी बिछा देना, नहीं, पानी का अच्छे से इफ़िशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही प्रमोट करना है, डेवलप करना है, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ानी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इम्प्लीमेंटिंग होगी, बहुत सारे स्कीम को ये इम्प्लीमेंट करेगी, वो भी किस में? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो भी सारे स्टेट और यूटीज़ में। तो एक ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा जो कि सारे स्टेट और यूटीज़ जो हमारे कंट्री में है उनकी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पे काम करेगी। अलग से यहाँ पे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया है, मतलब समझ सकते हो आप कोकोनट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, जो कि जितने भी कोकोनट ग्रोइंग स्टेट है हमारे कंट्री में, उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर है। नागालैंड जो है वहाँ एक ये भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो नागालैंड जो है एक टेक्निकल बैक यहाँ पे प्रोवाइड करी है कि किस तरीके से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करके फार्मर्स को ट्रेन करके एक फील्ड फंक्शनरीज करेंगे, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो नागालैंड यहाँ पे आगे निकल कर आई है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये सारी तो सब स्कीम है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या क्या अपनाया जाएगा? जैसे कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी आपकी प्रीलिम्स जो है एक्सटेंड हो गई है, 2 महीने का तो मिनिमम आपको टाइम मिल रहा है। तो आप स्ट्रैटेजी बताओ ना कि आपको स्ट्रैटेजी क्या क्या अपनाओगे आप। तो यहाँ पे क्या है कि इंड टू इंड अप्रोच करना है, वो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। यानी कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में अगर आप देखोगे तो इंड टू इंड है, यानी कि यहाँ पे बीज बोने से लेकर जो यहाँ पे मार्केटिंग तक जो आपका यहाँ पे सारा काम होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप को लेकर, वो सारा काम किया जाएगा, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड सारे को यहाँ पे लिंक किया जाएगा। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से अच्छी कल्टीवेशन हो, अदर एक्टिविटीज़ कैसे हो। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस की जाएगी। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की यहाँ पे जो है इस पर फोकस किया जाएगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करना है? क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा के, यानी कि यहाँ पे जो आपका क्रॉप है उसको और ज़्यादा डाइवर्स करना है, और इसको बढ़ाकर जो है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन होगा, बढ़ाया जाएगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। साथ ही यहाँ पे जो एक्रेज ऑफ ऑर्किड्स है उनको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जब क्रॉप की कटाई हो जाती है, फसल की कटाई के बाद भी किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करके रखना है, किस किस मंडी में पहुँचाना है, मार्केटिंग में उसका क्या पहुँचाना है, एमएसपी को किस तरीके से टैकल करना है, ये तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका देखा जाएगा।
वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग की जाएगी और मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाएगा। एफपीओ को प्रमोट करना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको लिंक करना है मार्केट एग्रीगेटर से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे उनको बेटर रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो ये इनका फंडा है। फंडिंग की अगर बात कर ले तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90% यहाँ पे फंड देंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए और हिमालय स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ पे थोड़ी सी आपकी देखने को मिलेगी कि लेस डेवलप स्टेट माना जाता है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करती है। इसके अलावा जितनी और स्टेट बची है वो सब यहाँ पे 60% यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा और रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे स्टेट प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका रेशियो कैसे है, तो 10 और 90 और 10 का है, 60 और 40 का है। तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। ठीक है, 2014 में एक प्रोजेक्ट चमन आया था। चमन को लॉन्च किया गया था जस्ट यहाँ पे क्या करने के लिए, तो जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा है उसको यूज़ करने के लिए, और ये किससे, तो जीआईएस से यूज़ किया जाएगा। जीआईएस के साथ यूज़ किया जाएगा जो कि है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि हम अच्छा खासा एक्शन ले पाएंगे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए। अब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग यहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या है कि सैटेलाइट की जो रिमोट सेंसिंग डेटा है, यानी कि जो एक हम लोग जो सैटेलाइट है उससे जो डेटा निकालते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बेटर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि किस जोग्राफिकल एरिया में, यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से यहाँ पे समझ पाएंगे कि पूरे कंट्री में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हॉर्टिकल्चर का जो कल्टीवेशन है वो बहुत बेटर तरीके से हो पाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को निकालना है जिससे कि हम लोग हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो इसको यहाँ पे कहा गया था प्रोजेक्ट चमन। अब ये फिर से न्यूज़ में आ चुकी है तो पता नहीं पूछा जा सकता है, हालांकि ये कब का है, तो 2014 का है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो प्रोजेक्ट चमन से पूछ लिया जाएगा। आप लोग को लगेगा कि मैम आप तो बोले थे, अब बोला भी जाता है कि 1 साल 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, लेकिन आ गया 2014 से। तो पुरानी चीज़ें तभी आपकी क्वेश्चन में पूछी जाती है जब वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में होती है। ओके, तो ये तो हम लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में देख लिए। अब सेकंड यहाँ पे आपकी स्कीम थी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो यहाँ पे आप डिटेल में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो राइस है, वीट है, पल्सेस और कोर्स सीरियल्स है, कमर्शियल क्रॉप है, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एरिया को एक्सपेंड करके और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करके और सस्टेनेबल मैनर से, यानी कि सही तरीके से अपने ही खा पी के चटकार नहीं लेना है, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना है। साथ ही सॉइल फर्टिलिटी का ध्यान तो रखना ही होगा जिससे कि हमारे यहाँ पे क्रॉप का फूड सिक्योरिटी और बढ़ सके। साथ ही हम लोग को जो फार्म लेवल इकॉनमी है वो भी बढ़ाना है, यानी कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा फूड सिक्योरिटी में। सैलेंट फीचर्स क्या है, अगेन यहाँ पे कि एग्रीकल्चर आपकी जो है सारी यहाँ पे जितनी भी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में, वो सब यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि अकेले सरकार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का इंक्लूजन है, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो पार्टिसिपेशन में लेना ही होगा। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 2007 में। अभी हम लोग अगर हम लोग देखें लास्ट ईयर में 2018 से 19 और 19 से 20, 2 साल का अगर हम लोग देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, साथ ही सीड विलेज प्रोग्राम जो है, अब ये पार्ट है किसकी, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करूँ तो इसमें 8 अलग से कंपोनेंट है, तो ये सब कंपोनेंट का भी सब कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। फूड सिक्योरिटी किस किस चीज़ में, आपको पता है कि राइस की जो कल्टीवेशन है वो हमारे थ्रू आउट द इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा आप लोग को साउथ में देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज दे आर फेवरेबल कंडीशन। ओके, क्लाइमेट वगैरह बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, दैट्स वाई राइस की जो कल्टीवेशन है वो साउथ में ज़्यादा होती है। तो राइस और वीट ये दो चीज़ हमारे यहाँ की सबसे अहम भूमिका निभाती है। लोगों की अगर पेट भरना है तो जो है चपाती और आपको जो है राइस वगैरह दिया जाता है। पल्सेस है, दाल है, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी हाई प्रोटीन लेवल होती है, और तो ये सारी प्रोटीन की जो कमी है वो पूरी होती है दाल से। कोर्स सीरियल्स है जैसे कि मेज़ और बार्ले है, तो ये सब का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सब मिशन है न्यूट्री सीरियल्स के बारे में, कमर्शियल क्रॉप है, ऑयल सीड्स, ऑयल पाम है, सीड विलेज प्रोग्राम है। तो ये 8 ऐसी सब प्रोग्राम है जो कि काम करती है इसके अंदर फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सही तरीके से आपका एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, तो इसमें देख लेते क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहला है कि एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, रेनमरेटिव बनानी है और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनानी है। बहुत भयंकर भयंकर बात बोल दी है। ठीक है, इतनी तगड़े तगड़े जो वर्ड होते हैं ना, इसको आप लोग को थोड़ा डेप्थ में जाना होगा। कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल बनाना है, अभी बताई हूँ कि अकेले खा पी के चट नहीं करना है, आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ ध्यान रखना है। प्रोडक्टिव बनाना है, यानी कि एकदम सही तरीके से हो, जैसे कहती हूँ ना कि 24 घंटे जो आपका होना चाहिए एक दिन का वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव
कहने का मतलब है ना कि ऐसा काम कीजिए 24 घंटे में जो आपको निखार रहे हो, आपका बेस्ट वर्जन निकाल के ला रहे हो, आप अपने आप में ही अपने आप को, अपना टैलेंट को और ज़्यादा निखार रहे हो, आप में जो क्वालिटीज़ है वो और ज़्यादा निखर के आ रही है। और ऐसा काम करो कि आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर क्वालिटी वो तो बूस्टअप हो ही रही है, आपकी इन्वायरमेंट भी आपकी इस एक्टिविटी से काफ़ी खुश है और आपके इन्वायरमेंट को कहीं से भी लॉस ना हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिव। यानी कि एग्रीकल्चर ऐसा करना है जिससे कि किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ों को लॉस नहीं हो। बीज अच्छी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र अच्छी होनी चाहिए, पानी का जो इस्तेमाल है वो सही से करना चाहिए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही फार्मर्स की इनकम अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दे दे तो इसको कहेंगे कि प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो रही है। रेन्यूमरेटिव की बात क्या होती है? रेन्यूमरेटिव की बात कहने का मतलब है कि किसान जितना इनपुट लगाते हैं ना, कि वो बीज खरीदते हैं, फर्टिलाइज़र खरीद के लाते हैं और सिंचाई करते हैं, किसी और की ज़मीन में जाके सिंचाई करते हैं, साथ ही वो जो है यहाँ पे फसल वगैरह काटते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनपुट लगता है उनको, वो सींचते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको एक फेयर प्राइस मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने खर्च करी है पूरे 100 रुपये एक फसल को उगाने के लिए, राइस का पैदावार करने के लिए, तो राइस की पैदावार करने के बाद जो है ना, उनको यहाँ पे 100 रुपये से कम तो मिलना ही नहीं चाहिए। आउटपुट अगर उनके जेब में आ रहा है तो 100 रुपये से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन 100 रुपये से कम नहीं आना चाहिए। तो ये रेनमरेटिव हो गई। क्लाइमेट रेजिलियंट कहने का मतलब है कि आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कभी यहाँ पे फ्लड हो गई, कभी ड्रॉट हो गई, कभी आपकी साइक्लोन हो गई, हेल्म स्टॉर्म हो गई। तो ये सारी चीज़ों के कारण हमारी फसल तो ऑलरेडी बर्बाद हो जाती है। लेकिन ऐसे फसल उगाना है, ऐसे बीज लगानी है कि यहाँ पे क्लाइमेट में अगर किसी भी तरीके की चेंजेस है ना, एक्सट्रीम हीट को भी वो एब्जॉर्ब कर सके और एक्सट्रीम विंटर को भी वो एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके की हम लोग को क्रॉप का पैदावार करना है। तो ये तो हो गए सारे भारी भरकम जितने भी शब्द थे उसकी मीनिंग। अब क्या है कि हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना है। अब पानी फ्री में अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर इरिगेशन करके हम लोग ख़त्म कर दें, नहीं करना ना, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन करनी है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रखनी है। जिस दिन हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे ना, उस दिन हमारी जो है नेचुरल कंजर्वेशन वैसे ही होने लगेगी। साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है, ऑप्टिमाइज़ करनी है कि वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है फार्मर्स की कि वो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज एडप्शन है वो कर सके और मिटिगेशन मेजर्स भी ला सके। क्लाइमेट चेंज तो आज के डेट में क्या ही कहना, गर्मी आज के डेट में आप लोग देख सकते हो कि 5 मई हो चुकी है, लेकिन उस तरीके का भीषण गर्मी जो आती थी, एकदम एक्सट्रीम वाली हीट, वो आज तक हम लोग फील नहीं करवा रहे हैं। हर 1-2 दिन के बाद बारिश हो जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तक वो वाली गर्मी नहीं आई है कि पसीने से एकदम तरबतर हो गए और मर रहे हैं। तो है कि नहीं? अगर आप लोग कभी किसी किसी दिन लग रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का ही असर है। विंटर सीज़न हम लोग कब तक फील किए थे? पूरे फेब तक हम लोग विंटर सीज़न, इवन मार्च मिड तक भी विंटर सीज़न को फील किए थे। भाई मैं तो फील की थी, मैं तो ब्लैंकेट में सो ही रही थी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया था कि यहाँ पे हम लोग विंटर सीज़न को भी फील कर रहे थे। बारिश होती है तो होती ही रहती है, गर्मी हो रहा है तो होती ही रहता है, जाड़ा है तो जाड़ा जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ये क्या है ना कि ये आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले क्या था कि साइक्लोन क्या थी ना कि हमारे यहाँ पे, सॉरी ये तो बहुत गंदी फिगर बन गई, हाँ ये देख लीजिए, ये है हमारी ईस्टर्न कोस्ट, ये है वेस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारी अरेबियन सी है। साइक्लोन का क्या था कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में बहुत ज़्यादा आती थी और मैक्सिमम जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी उड़ीसा वाले, आंध्र प्रदेश वाले रीजन को होती थी, समटाइम्स तमिलनाडु को भी हो गई भूल चूक करके। लेकिन अब क्या है ना कि बहुत सारी, इस साल हम लोग 2019 में देखे थे कि बहुत सारी साइक्लोन ऐसी थी जो कि यहाँ पे आपको केरल कोस्ट में यहाँ पे हिट करी। बहुत सारी, तो एक माही है ना, साइक्लोन माही, जो यहाँ पे गुजरात में आई थी। तो ये सारे साइक्लोन की भी आप लोग रुख देख रहे हो कि कैसे बदल रहा है, ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, है कि नहीं? तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। क्लाइमेट चेंज हो गया तो उस तरीके से हम लोग भी अपने आप को ढाल रहे हैं, उस चीज़ों को हम लोग भी किसी ना किसी तरीके से मिटिगेट करें। तो फार्मर्स को भी वही सिखाना है कि अगर आप लोग का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सीज़न भी डिफाइंड है ना, खरीफ सीज़न है, रबी सीज़न है और जायद सीज़न है। तो ये 3 तरीके के सीज़न में वो लोग क्रॉप उगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको और भी ज़्यादा एक प्रोडक्टिव डिसीजंस लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो मिशन है, इससे मैंडेट किया जा रहा है कि वन ऑफ द 8 मिशंस है जो कि हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ये क्लाइमेट चेंज जो हो रही है ना, इसको टैकल करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर NMSA की बात करें, नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये एक की डायमेंशन है वाटर यूज़ एफिशिएंसी, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही मतलब है कि पानी का भाई अच्छे से इस्तेमाल करो, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करो, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या क्या है, तो रेनफील्ड एरिया डेवलपमेंट, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है ना तो वो एरिया को और ज़्यादा डेवलप करो। कितनी अच्छी बात है कि भगवान जी इतना कृपा बरसा रहे हैं कि वो खुद ही वर्षा दे रहे हैं। तो वर्षा अगर ऊपर से आ रही है, अपने आप आ रही है, तो उसमें जो है इस तरीके का क्रॉप हम लोग को लगाना चाहिए, फसल उगाना चाहिए, जिनको कि हम लोग को सिंचाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। सिंचाई तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो कम सिंचाई में काम बन जाए, ठीक है। तो ऑन फार्म जो वाटर मैनेजमेंट है वो करना चाहिए। यहीं पे कहा गया है कि इसको जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो यहाँ पे आपका इसको सब्स्यूम किया गया है, इसको इसके अंदर सब्स्यूम कर दिया गया है। ये एक कंपोनेंट था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो इसी को इसके अंदर सब्स्यूम कर दिया गया है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए, फर्टिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए मिट्टी की। क्लाइमेट चेंज और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इस पर ध्यान देना है कि किस तरीके से मॉनिटर करें, मॉडलिंग करें, नेटवर्किंग करें। सब मिशंस जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री पे भी है, और नेशनल बैम्बो मिशन है, बैम्बो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि बैम्बो से क्या है ना कि असम है, कुछ और भी ऐसी स्टेट है, आपकी वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तो ये सारे स्टेट में ना लाइवलीहुड डिपेंड होता है। किसी किसी लोगों की ना पूरी जीवन इसमें डिपेंड हो जाते हैं कि वो बैम्बो से बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि आप लोग बैम्बो स्टिक से देखे होंगे कि बैम्बो की सोफ़ा आती है, बैम्बो की जो है चेयर वगैरह आती है, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके की भी चीज़ें आती है जो हैंडमेड होती है, काफ़ी वो लोग मेहनत करते हैं इस तरीके की चीज़ों को बनाने में, तो उनके लिए ना उनका लाइवलीहुड डिफाइंड हो जाता है इसमें। तो इसलिए सरकार जो है ना बैम्बो पे अलग से फोकस कर रही है, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि सरकार क्यों कर रही है, तो ये मैं बता दे रही हूँ। अब फिर उसके बाद है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ये एक सब मिशन है इसके अंदर। इसका एम है कि जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है ना वैल्यू चेन मोड में, तो उसको डेवलप करना है, जिससे कि जो कंज्यूमर्स बढ़ते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या है ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे ध्यान दें, मतलब हम लोग जैसे कंज्यूमर है तो वो सारी चीज़ें खाएं। साथ ही डेवलपमेंट जो इंटायर वैल्यू चेन का है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है, यानी कि यहाँ पे लिंक करना है। जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया गया था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है जो कि इसको जो है हमारे कंट्री के साथ इसको इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पर डेवलपमेंट पे मेजर फोकस कर रहे हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर पे, यहाँ पे फार्मर्स पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। ये भी आपकी स्कीम है, काफ़ी अच्छी है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट किया जाता है, और यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करके। तो बात है इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग, यानी कि क्लाइमेट किसी भी तरीके की हो, क्लाइमेट से जो बुरी सी बुरी क्लाइमेट की जो स्थिति है ना, उसको हमारी फार्मिंग सिस्टम जो है, हमारी जो क्रॉप है वो उसको बर्दाश्त कर सके, इस तरीके का हम लोग को यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम लेकर आना है। अब जो एग्रीकल्चर का जो कॉस्ट है वो कम करना है फार्मर्स के लिए, तो ये कैसे कर पाएंगे, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे पाएंगे। अब परंपरागत कृषि विकास योजना है, यानी कि कृषि को विकास करना है, तो यहाँ पे जो मेन जो कहते हैं ना कि पूरी तरीके से जो निचोड़ है वो ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है ध्यान देना है। अब ये भी स्कीम वैसी ही है जैसे हमारी यूपीएससी है। यूपीएससी बार बार आके बोल रही है कि हाँ बच्चों आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, लेकिन कभी ये नहीं बता रही है ना कि कब डिले होगा, कब होगा, नहीं होगा, ये नहीं बता रही है, सस्पेंस एकदम क्रिएट की हुई है। तो इसी तरीके से ये विकास है, जब आप पूरा पढ़ लोगे ना ये इस योजना को, तब पता चलेगा कि अच्छा बच्चों बात किस पे कर रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, तो सीधा सीधे बोलो ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को करना है, लेकिन ये काम नहीं बोला जा रहा है। यूपीएससी की जैसे इस योजना में भी खेल खेला जा रहा है। लेकिन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, एकदम ऑर्गेनिक परंपरागत कृषि योजना अगर आप लोग कहीं भी सुनो तो समझो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बात किया जा रहा है। सेकंड कि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कहीं भी कुछ बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो आप लोग इस योजना को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब सस्टेनेबल यूज़ ही बोल रहा है कि हम लोग को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, जिसमें पानी की कम उपयोग कर सके हम लोग, और साथ ही साथ हमारी जो है पॉल्यूशन ना हो, एयर पॉल्यूशन ना हो, साथ ही साथ इसमें क्या है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ ना हो, और क्रॉप क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ों की कैपेबिलिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। साथ ही हम लोग की जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है हैजार्डियस इनऑर्गेनिक केमिकल से, क्योंकि फर्टिलाइज़र में ना हम लोग ठूस ठूस के ऑर्गेनिक यहाँ पे भरते हैं, और वो भी नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे जो है हम लोग हैजार्डियस इनऑर्गेनिक केमिकल देते हैं। तो ये क्या है ना कि लो कॉस्ट जो ट्रेडिशनल टेक्निक आती जा रही है उसी पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे फार्मर्स की जो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि न्यू चीज़ पे आप लोग जब भी स्विच ऑन होते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि फार्मर्स जो है कई सालों से, कई सदियों से वो लोग एक ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आज के भी डेट में वो वही इस्तेमाल करें। अब अचानक से उनको कह दो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना है, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि आप लोग की ब्रेकअप होती है, फिर आप लोग कहते हो कि नहीं यार अब तो प्यार नहीं होगा, अब तो शादी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होता है ना, नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर अगर कुछ दिन रहो, कुछ टाइम अगर अपने आप को दो, उसके बाद आप लोग हील हो जाते हो, फिर एक न्यू लाइफ आप लोग का
स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय आप लोग को लगता है ना कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें होनी ही है, हर कोई हर के साथ होता है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि फार्मर्स भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे वो लोग ध्यान नहीं देते। उन लोगों को लगता है कि नहीं ये कुछ नया अद्भुत सा चीज़ हो गया, लेकिन वैसा नहीं है। जैसे वो अपने पहले जो पहला उनका एग्रीकल्चर ट्रेडिशन था वही सेम है। तो यही चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपको चेंज होना पड़ेगा, यहाँ पे जो है फार्मर्स को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट करना पड़ रहा है, फार्मर्स के ऊपर यहाँ पे प्रमोट करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि फार्मर्स को एम्पावर करना है, तो एम्पावर कैसे करेंगे, जब उनके पास उनका खुद का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगा इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, यानी कि कुछ लोगों की ग्रुप के साथ उनका जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। साथ ही यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होंगे जो कि मैनेज करेंगे प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, वैल्यू एडिशंस को, सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट को, तो ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे मैनेज करके अच्छा खासा जो है फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फार्मर्स को इंटरप्रेन्योर भी बनानी है। अब बात बस यहीं पे आके नहीं रुका, बात यहाँ पे रुका कि अब आपको जो है यहाँ पे यूपीएससी भी क्रैक करना है। शादी में ज़रूर आना मूवी देखे देना, जिसमें कि एक क्लर्क था, ब्रेकअप के बाद क्या हुआ कि अचानक से जो है वो यूपीएससी का जो है मींस आईएएस बन के खड़ा हो गया। तो यही चीज़ फार्मर्स को भी यही चीज़ बताया जा रहा है कि अभी तक वो क्लर्क के पोस्ट में, लेकिन अचानक से उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाएगी और ऐसी टेक्नोलॉजी देने का कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स कि वो अचानक से बिजनेसमैन बन जाएंगे, इंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, यानी कि वो खुद का बिजनेस खुद ही चलाएंगे। तो ऑब्वियसली आप लोग अमेरिका वगैरह जाके देखो, दूसरे कंट्रीज़ में देखो, कनाडा वगैरह में, तो वहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह होते हैं ना वो मर्सिडीज़ ऑडी से घूमते हैं, तो वो लोग खुद के इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग बिजनेसमैन होते हैं। तो इंटरप्रेन्योर्स भी बनाने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है हमारे फार्मर्स को। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बात की गई है परंपरागत कृषि विकास योजना में। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप लोग बस इसको इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव बस यही कहा गया ना कि जीरो से हीरो बनाना है फार्मर्स को। साथ ही साइलेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि एक कॉम्पोनेंट है हमारी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की। और ये काम किसके अंदर हो रहा है, तो टोटल काम हो रहा है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग बात किए थे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बात तो कर लिए घुमा फिरा के सब कुछ, लेकिन कैसे होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देके क्लस्टर अप्रोच है, यानी कि 20 और इससे ज़्यादा जो फार्मर्स है वो एक यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म करेंगे, यानी कि ग्रुप फॉर्म करेंगे, जिनके पास 20 हेक्टेयर्स या फिर 50 हेक्टेयर्स की लैंड होगी, तो वो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स को लेंगे, जो कि एलिजिबल होंगे, जिनको यहाँ पे असिस्टेंस जो है 50,000 पर हेक्टेयर तक का दिया जाएगा, वो भी 3 इयर्स पीरियड के लिए। और वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है कल्टीवेशन का उसको अडॉप्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, जो कि है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड पर्माकल्चर। तो ये दो बात यहाँ पे निकल कर आई, एक तो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या नेचुरल फार्मिंग हो ये दोनों एक ही चीज़ है। जीरो बजट है, यानी कि फार्मर्स को ज़्यादा यहाँ पे जो है अपनी बजट नहीं लगाएं। बजट क्या होता है, बजट आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, एक महीने का भी आप लोग अपना बजट को एस्टिमेट करते होंगे कि कितना आप लोग के पास इनकम आएगा, उसको कैसे कैसे खर्च करोगे, कितना सेविंग करोगे। तो ये जीरो बजट है, ऐसा है कि आप फार्मर्स को इतना ज़्यादा बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड को ही प्रैक्टिस किया जाएगा। 3 साल का जो है यहाँ पे आपको 50,000 पर मंथ का असिस्टेंस दिया जाएगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे यहाँ पे ध्यान दी जाएगी, ठीक है। ये है क्लस्टर अप्रोच। साथ ही यहाँ पे एटलीस्ट जो है 30% जो बजट एलोकेशंस है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा विमेन बेनिफिशरीज ऑफ फार्मर्स के लिए। अब यहाँ पे बड़ी बात है विमेन बेनिफिशरीज, आपको पता है कि महिलाएं भी जो है फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंगेज होती है, लेकिन कभी भी इसको ना बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता है। क्योंकि खेतों आप लोग अगर किसान मतलब कि अगर आप लोग गाँव वगैरह से बिलोंग करते हो, या फिर आप लोग की कोई भी कहीं भी आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है कि किसान वगैरह को आप लोग देख सको, समझ सको, तो आप लोग समझोगे कि किसान का जो फैमिली होता है ना, पूरे फैमिली इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में। महिलाएं भी बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देती है, महिलाएं का भी उनमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना हमारे कंट्री में कि विमेनाइजेशंस को जो है ना इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। अगर फार्मिंग में अगर आपकी किसानिंग में किसान बोल रही हूँ फार्मिंग में अगर विमेन यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो विमेन को उससे कुछ जो है लाभ नहीं होता, कुछ प्रॉफिट नहीं होता, ना उनको इकोनॉमिक तरीके से प्रॉफिट होती है, ना उनको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। तो ये सारी हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है। कंपोनेंट क्या है कि यहाँ पे आपकी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशंस है, वो भी कैसे, तो यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच है। तो एक किसान को यहाँ पे नहीं सिखाने की बात की जा रही है, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे जिनको इस तरीके का टेक्निक दिया जा रहा है। मोबिलाइज किया जाएगा फार्मर्स को, क्लस्टर फॉर्म किया जाएगा, लैंड रिसोर्सेज को देखा जाएगा और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। और ट्रेन करने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, जो जो फार्मर्स यहाँ पे सीख गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, उनको यहाँ पे एक वेल क्वालिफाइड अच्छा खासा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक क्वालिटी कंट्रोल होगी उनके हाथ में। साथ ही यहाँ पे ऑर्गेनिक विलेज को भी अडॉप्ट किया जाएगा कि वो यहाँ पे मैन्योर को मैन्युफैक्चर करे,
मैनेजमेंट करे, सॉरी वही मैं सोची मैन्युफैक्चर, मैन्योर को मैनेजमेंट करे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को भी, जो कि हार्वेस्टिंग होती है क्लस्टर अप्रोच के थ्रू, तो ये सारी चीज़ों को वो मैनेज करें। एक एक्शन प्लान होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, इंटीग्रेटेड मैन्योर मैनेजमेंट के लिए, पैकेजिंग वगैरह के लिए, लेबलिंग वगैरह के लिए और ब्रांडिंग के लिए। क्योंकि आप जब भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते होंगे, चाहे वो घी हो या कोई भी चीज़ हो, सॉल्ट वगैरह भी आप लोग अगर ऑर्गेनिक खरीदते हो तो उसमें बहुत बड़े शब्दों में लिखा रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ये है क्या, ये आपका जो है ब्रांडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग भी किया जा रहा है। अब ब्रांड आप लोग बताए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप कुछ भी खरीदते हो तो उसमें जो है एक तो आपको एमआरपी के थ्रू बहुत ही कम डिस्काउंट दिया जाता है, साथ ही आप लोग को ऑन एमआरपी ही आप लोग को उसको परचेज करना पड़ता है। महंगे होते हैं तो महंगे है, इतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगाया जाता है, तो सोचिए फार्मर्स को कितना ज़्यादा बेनिफिट होता होगा। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो है ध्यान दिया जा रहा है। हमारे हेल्थ भी अच्छे के अच्छे हो गए, हम लोग ज़्यादा केमिकल भी नहीं खा पा रहे हैं, प्योर चीज़ खा रहे हैं, प्योर चीज़ इनटेक कर रहे हैं और सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा है। तो ऑर्गेनिक क्लस्टर पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है। अब रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं इस स्कीम में क्या क्या है। कुछ गाइडलाइंस है जो कि अक्टूबर 2018 में इसको रिवाइज़ किया गया है। सबसे पहला है कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, जो कि यहाँ पे आपकी चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल मिशन और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कभी कभी फुल फॉर्म भूल जाती हूँ। ये आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, यानी कि इस कमेटी में आपका पॉलिसी बनाया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे डायरेक्शन दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से मिशन में क्या क्या काम करना है, और इसकी जो यहाँ पे प्रोग्रेस है उसको रिव्यू भी किया जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। उसके बाद नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाई जा रही है। यहाँ पे क्या है ना कि आपका मॉनिटरिंग बॉडी होगी, वो भी यहाँ पे आपकी पीजीएस के लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर जो भी फार्मर्स यहाँ पे सीख रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जा रही है, जो कि यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपके फार्मर्स वगैरह अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख गए तो उनको सर्टिफिकेशन देना है कि नहीं। तो ये बातें इसके अंदर की जा रही है। उसके बाद है जैविक खेती पोर्टल, यानी कि ये वेबसाइट भी बना दिया गया है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। काफ़ी अच्छी है क्योंकि वेबसाइट वगैरह ऑनलाइन भी होता है तो काफ़ी लोगों के लिए रिच करना अच्छा होता है। तो ये आपका नॉलेज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे नॉलेज भी होगा और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर आपने कोई भी फार्मर्स ने, कोई भी ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स कहना तो गलत होगा क्योंकि ये खुद पे क्लस्टर है, तो क्लस्टर ने अगर यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करी है ऑर्गेनिक की, उनको अगर मार्केटिंग करनी है तो वो इस वेबसाइट में भी अपलोड कर सकते हैं। साथ ही कन्वर्जन से अदर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के साथ इसको MIDH NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इन सारे स्कीम्स के साथ, और दूसरे मिनिस्ट्री है जो कि फूड प्रोसेसिंग है, आपकी MSEMS है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन सब के साथ यहाँ पे आपका जो है इसको लिंक किया गया है, जिसके थ्रू इनको इंकरेजमेंट मिल सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंकरेजमेंट मिल सके। अब यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, इनके लिए अलग से यहाँ पे आपका मिशन लाया गया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऐसे भी आपका जो है डेवलपमेंट बहुत कम है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लोगों को नॉलेज बहुत कम है, नॉलेज नहीं है, बहुत कम कहना गलत होगा, और वो लोग थोड़े आइसोलेट होते हैं, तो उन लोगों को एक स्पेशल फोकस देना ज़रूरी है, इनको एक अटेंशन देनी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पूरी तरीके से जो फंड है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है। दैट्स वाई ये यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और जहाँ पे भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात होती है ना, वहाँ पे तो आपको पता है कि फंड जो है 90% यहाँ पे सेंटर ही देती है, 10% आपका जो है स्टेट देती है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई एक्सक्लूसिव प्रोग्राम निकाला जाता है जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को फोकस करके होता है और स्पेशली उन्हीं के लिए होती है, तो ये मोस्टली देखा गया है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही होती है, ठीक है। तो ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसी के साथ साथ यहाँ पे लाया गया कि यहाँ पे भी आपका क्लस्टर को प्रोड्यूस किया जाएगा और यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो कि केमिकल फ्री होगी, लो इनपुट कॉस्ट होगा, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, यहाँ पे फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा इनपुट प्रोक्योरमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होगी। तो काफ़ी अच्छा है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी इस तरीके का आपका स्कीम लाया गया है, लेकिन अलग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग नीश क्रॉप का देखें जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो ये एक्सपोर्ट के लिए भी होगा जिससे कि सपोर्ट मिल पाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन को। वहीं अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक इनपुट को सपोर्ट करेगी, पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है वैल्यू चेन मोड में, तो ये सारी चीज़ें की जाएगी। तो स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ही बारे में बात की जा रही है और इसके लिए यहाँ पे आपका स्कीम लाया गया है जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना के ही तहत है। ओके, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर ही इसको रखा गया है, तो अंदर ही रखा गया है, लेकिन इसकी अलग से स्कीम है, इसको उसके साथ मर्ज नहीं किया गया है। उसी के अंदर जो है हमारे सरकार ने एक अलग से स्कीम लाई है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। अब इसी के साथ साथ जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो पहले तो हम लोग परंपरागत देख लिए। दूसरी यहाँ पे पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है। यहाँ पे क्या है कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है इंडिया में। इसमें क्या है ना कि डोमेस्टिक यानी कि अपने यहाँ की जो ऑर्गेनिक मार्केट है उसको ग्रोथ करना है। साथ ही यहाँ पे जो है एसएनएम जो फार्मर्स है उसको यहाँ पे अनेबल करना है कि वो इजी एक्सेस कर सके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन का, जिसको हम लोग पीजीएस कह रहे हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम कह रहे हैं। और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन के साथ। ये थोड़ा सा बाहर की है, यानी कि ये थर्ड पार्टी सिस्टम हो गई सर्टिफिकेशन की। अभी तक हम लोग क्लस्टर अप्रोच देख रहे थे जहाँ पे 20 से 30 फार्मर्स है, उनको यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग देकर उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा बाहर है, यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन की भी आपकी इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। और ये थर्ड पार्टी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है। ये ग्रुप सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसमें फार्मर्स भी है, ट्रेडर्स भी है, कंज्यूमर भी है, और इसको सपोर्ट किया जा रहा है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ही। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम की बात करें तो यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्शंस जो है वो यहाँ पे लेट डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ होगी। जैसी प्रोडक्शन है उसमें क्वालिटी भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपका डॉक्यूमेंटेड लोगो के साथ होगा और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट के साथ होगी। यानी कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है आपको एक अच्छा खासा लोगो दिया जाएगा, जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन की जो आपको +F लोगो होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक अच्छा खासा लोगो दिया जाएगा। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2017 की है, जहाँ पे ये कहा गया है कि ऑर्गेनिक फूड को ये ज़रूरत है कि वो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है लेबलिंग कराने का तो वो FSSAI के साथ वो लेबल कराएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना जो पार्टिसिपेटरी आपकी पीजीएस इंडिया है इसके साथ वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को सेल कराएंगे, वो भी इंड यूज़र्स में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ख़रीदना चाहती हूँ किसी किसान से तो वो डायरेक्टली मुझे ही देंगे। और ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 12 लाख से भी नीचे है तो उनको बाहर रखा गया और उनको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जैविक भारत लोगो जो है ना JBL है, ये JBL जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनकी यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम 1 साल की इनकम आप देखोगे तो यहाँ पे 12 लाख से भी कम है, तो इनको बाहर रखा गया। ये स्मॉल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है जो क्लस्टर फॉर्म करते हैं, जो यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मार्केट यहाँ पे जो चलाने वाले हैं, जो थर्ड पार्टी यहाँ पे आपका इंक्लूजन है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, उन लोगों को इस तरीके का जो है लोगो लेना ज़रूरी है। और जैविक भारत लोगो उन लोगों को लेना है और लेबलिंग जो कराना है वो FSSAI के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। जैविक भारत लोगो है क्या, ये डिस्टिंग्विश है, ये थोड़ा अलग है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, वो भी इनऑर्गेनिक से। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपकी जो है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेस जो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। मेनली ये फोकस करेगी कि किस तरीके से एक्रीडिएशन प्रोग्राम होना चाहिए सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के लिए, कुछ स्टैंडर्ड होगी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा जिसके थ्रू हम लोग जो है एक्सपोर्ट को यहाँ पे बूस्ट कर सकें। साथ ही यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन ग्रांट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के थ्रू। तो ये दोनों भी आप लोग को ध्यान रखना है, जैविक भारत लोगो और साथ ही साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो रही हमारी 3 स्कीम हम लोग देख लिए हैं। अभी भी बहुत सारी स्कीम है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद भी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हम लोग जो है 11 सब स्कीम देखे थे तो इसमें से 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो रेस्ट ऑफ द स्कीम को मैं नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ, नहीं तो लेसन हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, फिर आप लोग हो जाओगे इरिटेट, है कि नहीं। तो कोई नहीं, चलिए जितना भी है आराम से पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, डिसलाइक भी कर सकते हैं एज यू विश। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और इसकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिए या फिर आप लोग गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।